नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। आपने अपना प्यार चैनल खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। आज हम यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। हेडिंग है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, किस चीज का सोर्स है भाई? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्या सोर्सेस है, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, या इसी को हम कहते हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहले थोड़ा अन्य नाम देख लेते हैं। देखिए, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब इतिहास को बनाने के लिए कौन से चीजें होती हैं जिससे हम इतिहास को बनाने का काम करते हैं? तो जो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। सबसे पहले होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। कौन सा एक्सकवेशन की बात कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्या किया जाएगा? खुदाई की जाएगी, जमीनों को खोदा जाएगा, खोद करके उसके अंदर से बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। अब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? जैसे हमें मोहर मिलते हैं, हमें कॉइन्स मिल सकती हैं, हमें कोई इंस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं इसके अंदर, हमें कोई भी प्रकार के मॉन्यूमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रकार की चीजें मिल सकती हैं। इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। मतलब खोदा हमने किसी चीज को, कोई जगह को हमने खोजा, एक्सकवेट किया, एक्सकवेट करने के बाद वहां पर कोई चीज पाई गई, उस चीज में मोहर हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। मतलब लिटरेरी सोर्सेस मतलब कौन से ग्रंथ उस समय काल के हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। तो एक जो होते हैं उनको ब्राह्मणिकल कहा जाता है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आयनक्स हो गया, वेदांत हो गया, ठीक है। इनको कहते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। एक और होते हैं जिनको कहा जाता है नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, मतलब जो ब्राह्मण द्वारा नहीं लिखे गए, जैसे त्रिपिटक हो गया, बौद्धिस्ट जारा, या जैनिज्म की जो लिटरेचर होती है वो सारी चीजें, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हो गया और नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हो गया। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, ये सब चीजें आती हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में त्रिपिटक्स जो कि बौद्धिस्टों ने लिखे हैं या फिर जैनिज्म द्वारा लिखे गए हैं या आजीवक संप्रदाय द्वारा जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो सब नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतिहास को फाइंड आउट करने के ये क्या है? सोर्स हैं। ये क्या है? पिलर्स हैं, जिन पिलर्स से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि इतिहास ये होता है, ठीक है। ये क्या है? ये इतिहास को पता करने के पिलर्स हैं। दिस आर द पिलर्स टू नो द हिस्ट्री, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया? ये क्या है? ये दोनों चीजें क्या हैं? ये पिलर्स हैं। पिलर क्या होता है? पिलर के ऊपर ही पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या होती है? खड़ी होती है। तो ये इतिहास को जानने के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्या है? पिलर्स हैं, जिन पिलर्स से हम क्या करते हैं? इतिहास विषय को बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड में जानने का काम करते हैं, समझते हैं, ठीक है। समझ गए क्या सभी लोग मेरी बातों को? अच्छा, ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के समय में आपको लिटरेचर आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के थ्रू ज्यादा चीजें पता चलेंगी। जैसे अगर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में हमें एग्जांपल देना हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे प्यारा एग्जांपल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हम अभी कर पढ़ा रहे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक का समय काल इसका हड़प्पन एज में आता है, ठीक है।
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो कुछ भी हमको मिला है वो सब हमको पुरातात्विक शोध के आधार पर ही मिला है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी चीजें हमें मिली हैं वो सब हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के थ्रू ही मिली हैं। बाकी हमें कोई लिटरेरी सोर्सेस नहीं मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के। क्या मिला है? बस आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस मिले हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में भी हमें सबसे ज्यादा मोहर मिले हैं। ठीक है, कहा जाता है 3000 से भी ज्यादा मोहर पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अभी तक सबसे बड़ी संख्या में मोहर मिले हैं जिससे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बताने का काम करते। ठीक है, तो ये क्या है? ये चीजें हैं जिन चीजों से हम उस समय काल में जाकर के उन चीजों को फाइंड कर सकते हैं कि वो समय काल किस प्रकार से रहा होगा। यहाँ पे जो चीजें पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता में, जो भी चीजें पाई गई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रोटो शिव जी की मूर्ति मिली है, उनकी मूर्ति की तरह कुछ मिला है। तो उनकी मूर्ति की तरह कुछ मिला है तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि उनकी मूर्ति की जैसा उनका मूर्ति है, ठीक है, उससे ये समझ में आता है कि उस धर्म किस धर्म की पूजा हो रही। जैसे अगर हमको प्रोटो शिवाजी की मूर्ति मिली है तो हमको ये चीज समझ में आ रही है कि वहां पर हिंदुइज्म की पूजा होगी। ठीक है, अगर वहां पे मदर गॉडेस मिली है तो मदर गॉडेस मिली है तो हमको ये समझ में आएगा कि जो मदर हैं, मदर गॉडेस जो है वो क्या होगी, वहां पर मिली है तो वो हिंदू देवता की, हिंदू देवती क्या कहते हैं, देवी की वहां पूजा होती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हिंदू देवी या देवता किसकी पूजा होती है। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर कोई नेक्ड स्टैचू मिलता है हमको, ठीक है, कोई अगर हमको नेक्ड स्टैचू मिलता है, नग्न अवस्था का कोई स्टैचू मिलता है, तो ये नग्न अवस्था का स्टैचू हमें क्या दिखाता है? जैनिज्म को दर्शाता है कि यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे जैनिज्म धर्म रहा होगा, पता चलता है, क्योंकि नग्न अवस्था में लोग किस में रहते हैं? जैनिज्म धर्म में ही रहते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देता हूं, सुनिए, और कोई एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं। जैसे अगर किसी को दफनाया गया है, एक्सकवेशन किया गया है, किसी को क्या किया गया है? माउंड, किसी को दफनाया गया है। अब दफनाने का जो रिचुअल है वो हमें कहाँ मिलता है? इस्लाम में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पिलर्स है। ये मतलब उस समय तो हिंदुइज्म में ही था, उस समय इस्लाम नहीं था। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये पिलर्स हैं, जिन पिलर्स से हम क्या कर सकते हैं? इतिहास को बताने का काम कर सकते हैं कि अगर हमको ये चीज मिली, ये क्या है? सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हमको ये चीज मिली तो ये चीज को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन से धर्म के लोग, कौन से कल्चर के लोग, कौन से लोग वहां पर रहते होंगे। जैसे कोई और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पोइट्री होती है, पोइट्री सबने देखा है, पोइट्री मित्रभांड कहा जाता है हिंदी वालों के लिए पोइट्री। तो पोइट्री, यहाँ पे भी पोइट्री हो जाएगा, यहाँ पे भी पोइट्री लिख देना। देखो, जैसे पोइट्री है, मित्रभांड है। अब मित्रभांड किस कलर की है? अगर ग्रे कलर की है तो ऑरेंज, इंडस वैली टाइम की जो होती है वो क्या होती है? रेड और ब्लैकिश कलर की होती है। तो अलग अलग काल में अलग अलग पोइट्रीज हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये होता है, समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं, जिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? पता चलती हैं। ठीक है, अगर ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? कोई चीजें हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? बहुत पहले का समय काल है, आज से बहुत कई हजार साल पहले का समय काल है, या कई लाख साल पहले का समय काल है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कम पता है, क्योंकि जो चीज इतनी पुरानी होगी उसके बारे में हमको उतना कम पता होगा। जैसे अपने आपके बाबा को देखा है, तो आपके बाबा के बारे में कोई पूछेगा कि आपके बाबा कैसे दिखते तो आप बता लेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके बाबा के बाबा कैसे थे, तो ये चीज आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके बाबा के बाबा को शायद आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये एग्जाम्पल था बस, कि जो चीज जितनी पुरानी होती है उसकी साइंटिफिकली, उसकी साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी जो होती है वो उतनी ज्यादा कम होती है, वो उसको प्रूव करना उतनी ज्यादा मुश्किल होता है कि वो चीज थी कि नहीं थी, उतना मुश्किल होता है। ठीक है, चलो, यहां तक सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में दो सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू, लिटरेरी सोर्सेस के थ्रू। ठीक है, अब हम आते हैं अपने शब्द के ऊपर, और अब हम आते हैं इतिहास के ऊपर।
सबसे प्यारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इतिहास। इतिहास मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास विषय। इतिहास का मतलब क्या होता है? ईटी प्लस हास, ऐसा हुआ निश्चित रूप से, इसको कहते हैं इतिहास। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऐसा हुआ निश्चित रूप से, इसको कहते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो गलतियां हम करते हैं, ठीक है, उन गलतियों से सीख लेना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूं एक लाइन, पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। ठीक है, अपने प्रेजेंट को समझने के लिए अपने पास्ट को जानना बहुत जरूरी है। पास्ट को अगर आपने सही से समझ लिया तो अपने प्रेजेंट को भी आप समझ लोगे। क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, आपने जो गलतियां पहले कर दी हैं उन गलतियों को जीवन में कभी भी दोबारा मत दोहराइएगा। इतिहास क्या बोलता है? इतिहास बोलता है कि आपने जो गलतियां पहले कर दी हैं उन गलतियों से सीखिए और दोबारा वो गलतियां मत दोहराइए और जिंदगी में क्या कीजिए? आगे बढ़िए। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना जरूरी है। गलतियों को ना दोहराने वाला इंसान ही क्या करता है? गलतियां कम करता है। गलतियां करना बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, आप भी बहुत बार गलतियां करेंगे। गलतियां करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियां सब कोई करता है। लेकिन यहां जिसने अपनी गलती से सीखा, जिसने अपने पास से सीखा ना, उसने क्या किया? वो अमर हो गया, वो आगे बढ़ गया जीवन में। जिसने अपने पास्ट की गलतियों से सीखा और सीख लेके अपने प्रेजेंट को अच्छा किया, इसी को कहते हैं इतिहास। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं इतिहास क्या होता है? इतिहास यही होता है। चलिए, इसके पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, उसके पिता कहा जाता है। हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना जिसका नाम होता है हिस्टोरिया। एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी करना कोई भी चीज की। ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन करना। इंक्वायरी क्या होती है? जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पे इंक्वायरी काउंटर होता है। ठीक है, इंक्वायरी काउंटर में आपको क्या पता चलता है? कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे आएगी, आपको सब कुछ इंक्वायरी बोर्ड से पता चल जाता है। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है, जो मतलब जो इतिहास जो शब्द है वो एक हिस्ट्री। हिस्ट्री कहाँ से बना? हिस्टोरिया शब्द से बना है, जो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करना। किसी भी चीज की क्या करना? इन्वेस्टिगेशन करना, तह में जाना, उसकी डीप एनालिसिस को जानना। ठीक है, चलिए, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें मिलता है उल्लेख किसका? अथर्ववेद में हमें उल्लेख मिलता है किसका? अथर्ववेद में हमें उल्लेख मिलता है इतिहास शब्द का सबसे पहली बार। ठीक है, इतिहास का उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद भूत प्रेत जादू टोना इन सब चीजों से रिलेटेड होता है, सभी को पता होगा। ईएचकार महोदय क्या करते हैं? ईएचकार के अनुसार इतिहास अतीत वर्तमान के बीच होने वाले अनवरत अंतहीन संवाद का विषय है। ठीक है, इतिहास क्या है? ईएचकार कहते हैं कि अतीत में जो हुआ और वर्तमान में जो है, जो पास्ट में हुआ, जो प्रेजेंट में है, उसके बीच का हिस्ट्री इज द कॉन्टिन्यूअस एंड डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, इसको कहते हैं इतिहास। ईएचकार कहते हैं। ईएचकार के अनुसार इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतरहीन संवाद है। इतिहास क्या है? इतिहासकार और उनके तथ्यों के बीच, फैक्ट्स के बीच में चलने वाला अंतरहीन संवाद है, इसको इतिहास कहा जाता है। जेबी ब्यूरी साहब क्या कहते हैं? जेबी ब्यूरी साहब कहते हैं इतिहास विज्ञान है, ना कम है उससे ना अधिक है। हिस्ट्री इज अ साइंस, उससे ना कम है इतिहास ना ज्यादा है। ठीक है, हिस्ट्री इज अ साइंस, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। बेंडिटो क्रॉस कहते हैं
समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। जो समस्त इतिहास है, ऑल हिस्ट्री इज अ कंटेम्परेरी हिस्ट्री। आरजी कॉलिंगवुड बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजी कॉलिंगवुड कहते हैं संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये कौन कहता है? आरजी कॉलिंगवुड कहते हैं ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। जी.आर. इल्टन कहते हैं इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। जी.आर. इल्टन महोदय कहते हैं इतिहासकार जिसे लिखता है, इतिहासकार जिसे लिखता है वही क्या है? इतिहास है। जो इतिहासकार लिखता है वही क्या है? इतिहास है। ये कौन कह रहा है? जी.आर. इल्टन साहब कह रहे हैं। एक बार यहां पर देख लीजिए सभी लोग। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है हमेशा से। इन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को झूठों का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हेरोडोटस के बारे में पढ़ लीजिएगा जाके। फ्रांसिस बेकन साहब क्या कहते हैं इतिहास के बारे में? फ्रांसिस बेकन कहते हैं इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन साहब कहते हैं कि इतिहास हमें क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। हिस्ट्री मेक मैन वाइस। ये कौन कहता है? फ्रांसिस बेकन कहते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? ये व्हाट इज हिस्ट्री नाम की किताब लिखी है E.H. कार्ड ने। ठीक है, एक किताब है, इस किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। ये किताब लिखी है E.H. कार्ड ने। E.H. कार्ड ने किताब लिखी, इस किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? ठीक है, इनकी किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। ये किताब लिखी E.H. कार्ड ने। ठीक है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन से 3 भाग हैं? पहला है प्राचीन काल, जिसमें हिंदू काल कहा गया है, हिंदुओं का स्वर्ण काल है, हिंदुओं का गोल्डन पीरियड कहा है इन्होंने। मध्यकालीन भारत, मध्यकाल मुस्लिम काल है, जो कि क्या है? गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण काल है, मुस्लिम काल। और आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है वो गोल्डन पीरियड है। ठीक है, इसका गोल्डन पीरियड है, क्रिश्चियंस का गोल्डन पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियंस हो जाएगा, इसको ईसाई कहते हैं हिंदी वालों, ईसाई काल, ईसाई धर्म। चलिए 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.S. स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। विंसेंट अर्ली स्मिथ की किताब है, इनका नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंगम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के पिता माने जाते हैं एलेक्जेंडर कनिंगम, इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के पिता माने जाते हैं, इनको कहा जाता है हाँ, एलेक्जेंडर कनिंगम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इनके मुद्रा शास्त्री मतलब कॉइनेज के बारे में, न्यूमेटिक्स के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनको कहते हैं मुद्रा शास्त्री। इन्होंने ग्रंथ लिखा है, एक ग्रंथ का नाम है एलेक्जेंडर कनिंगम के द स्तूप ऑफ भरौत, और दूसरे ग्रंथ का नाम है, दूसरी किताब का इनका नाम है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये दोनों किताबें लिखी हैं किसने? इन्होंने, एलेक्जेंडर कनिंगम साहब ने लिखी हैं। ठीक है, इनके भाई और पिता भी बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे इतिहास के विषय में। ठीक है, मुझे इनके भाई का नाम नहीं याद आ रहा है। इनके भाई ने सिखों का इतिहास लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। कनिंगम, उनका भी नाम J.D. कनिंगम है, एक बार जोसेफ डेवी कनिंगम है, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, इनके भाई हैं, सगे भाई, J.D. कनिंगम के सगे भाई हैं। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंगम के सगे भाई हैं। इनके पिता भी बहुत बड़े फिजिशियन हुआ करते थे। ठीक है, तो पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी इनकी। चलो, प्राचीन भारतीय इतिहास अपने 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है पहला। दूसरा लिटरेरी सोर्स है। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। बहुत सारे विदेशी यात्री जो कि भारत में आए, उन्होंने यहाँ पर रह करके यहाँ के कल्चर को, सभ्यता को, यहाँ के रीति रिवाजों को, यहाँ के धर्म को बहुत अच्छी तरीके से देखा, और यहाँ पे डीप एनालिसिस करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो यहाँ से अपने देश चले गए और यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे ग्रंथों को लिखने का काम किया। ठीक है, कुछ नाम जैसे हम देख लेंगे अभी।
फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। विदेशी यात्रियों के विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इत सिंह का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 7वीं 8वीं शताब्दी में आया था। फाहियान का नाम मिलता है, ह्यूंग का नाम मिलता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री काल में कम लोग आए, विदेशी यात्री कम आए। अब आपको विदेशी यात्री देखना है तो मुगल काल में विदेशी यात्री भर भर कर आए, ठीक है। मध्यकाल में देखोगे विदेशी यात्री आया, एक इसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत में आया, ठीक है। उसके बाद मुगल काल में तो विदेशी यात्रियों का पूरा वो लग गया, मेला सा लग गया। इतने विदेशी यात्री मुगल काल में आए जिसकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता। इसमें उतने नहीं आए हैं, ठीक है। बस मैंने 3 नाम ही लिखा है, इससे ये मत समझना 3 ही नाम है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसिंग, फाहियान, ह्यूंग, और भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे लेके ऐसा सब्जेक्ट, तो आपको और डीप में इसको पढ़ाया जाएगा, उसमें और भी लोग के नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। सुलेमान के भी नाम आपको मिलेंगे और बहुत लोग के नाम मिलेंगे डीप में जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानना चाहते हो, बेसिक आप जानते हो, तो ये 3 नाम बहुत है आपके, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण, इब्न बतूता मध्यकालीन भारत में आया था। चलिए अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या फिर पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी तक जो हम चल रहा था वो इतिहास के बारे में हमने जाना, इतिहास क्या है, कैसे है, इतिहास के बारे में लोग की क्या विचारधाराएं हैं। अब हम इतिहास को हमने सबसे पहली बार एंशिएंट हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमने इतिहास को पढ़ने का काम किया, ठीक है। अब इतिहास को हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई, आइए। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। इनके मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्रियां हैं, जैसे अभिलेख मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कोई ताम्रपत्र जो मिला हुआ है, ठीक है, कॉपर प्लेट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई हमारे पास, स्टैचूज हमारे पास हो गए, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, स्टैचूज हो गई, भित्ति चित्रकराए हो गए, वॉल पेंटिंग्स हो गई, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर, ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉपर प्लेट, बिल्डिंग, स्टैचू, वॉल पेंटिंग्स, ये सब मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में, ठीक है। नीचे इंग्लिश में लिखा गया है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉपर प्लेट, बिल्डिंग, स्टैचू, वॉल पेंटिंग, ठीक है। पुरातात्विक उत्खनन 2 प्रकार के हैं, एक है लंबवत, एक है क्षैतिज, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सभी को पता है। वर्टिकल, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को वर्टिकल बोलते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, को क्षैतिज बोलते हैं। वर्टिकल एक्सकवेशन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द टाइम स्केल ऑफ अ कल्चर। वर्टिकल एक्सकवेशन से हमें टाइम स्केल पता चलता है कल्चर का। वाई हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन रिवल पड़ता है, हमें सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों के बारे में पता चलता है। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन से हमें सारी चीजें पता चलती हैं। लंबवत उत्खनन में किसी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन में किसी सभ्यता संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप का उजागर किया जाता है, ठीक है। तो जो क्षैतिज है, जो हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज है वो बड़ा है, ठीक है। क्षैतिज में हमें संपूर्ण स्वरूप का उजागर होता है, जो सारा का सारा स्वरूप है वो सारा का सारा स्वरूप उजागर होता है क्षैतिज वाले में। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो बड़ा होगा, वर्टिकल जो है वो छोटा है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया वर्टिकल, ठीक है। और वर्टिकल के अलावा यहां पर बड़ा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा बड़ा है और ये वर्टिकल वाला क्या है, छोटा है, ठीक है।
चलिए, क्षैतिज खंड में किसी सभ्यता संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। Horizontal excavation reveal the full extent of a civilization and the culture. Full extent of the civilization and culture बारे में हमको पता चलता है horizontal वाले से। horizontal वाला बड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया था। सबसे पहले इसकी स्थापना किया था 1861 में। एएसआई डिपार्टमेंट की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में किया था अलेक्जेंडर कनिंघम में, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माना जाता है, इसका पिता माना जाता है। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ था। बाद में 1902 से लेकर 1928 तक सर जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर रहे। बहुत मजेदार व्यक्ति थे जॉन मार्शल। कभी समय मिलेगा तो आपको जॉन मार्शल के बारे में पढ़ाऊंगा, सर जॉन मार्शल, ठीक है। 1902 से लेकर 1928 तक डायरेक्टर जनरल के पद पर रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इसमें पहले जो व्यक्ति हैं जो पहले बने वो 61 में बने अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद 1865 से 70 के बीच में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भारत में आ गया था, इस बीच में कोई नहीं था। फिर बाद में सेकंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, सेकंड एएसआई के डायरेक्टर बने गए जेम्स बर्गेसिस बनाए गए थे, ठीक है। जेम्स बर्गेस या बर्गेसिस नाम है इनका, जेम्स बर्गेस, ये सेकंड बनाए गए। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद सेकंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जेम्स बर्गेसिस को बनाया गया। फिर उसके बाद जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1938 तक जॉन मार्शल रहे, ठीक है। इसके बाद एक भारतीय व्यक्ति भी आया, जो भारतीय व्यक्ति भी एएसआई का डायरेक्टर जनरल रहा, ठीक है। इनको कहते हैं डीजी। डीजी मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, ठीक है। पहले ये सेंट्रल बॉडी की संस्था थी, बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ने भी एएसआई बनने लगी आजादी के बाद, ठीक है। ये अंग्रेजों के समय में एक सेंट्रल बॉडी के निर्देशन में थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख या शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जब हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट क्या कहलाती है? पैलियोग्राफी कहलाती है। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहारों, दीवारों, प्रतिमाओं, तामपत्रों, सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शन इंडिया हैव बीन फाउंड इंग्रेव ऑन द लॉक्स। रॉक्स पे मिले हुए हैं हमें इंस्क्रिप्शन, हमें लॉक्स पे मिले हैं, पिलर्स पे मिले हैं, केव्स पे मिले हैं, वॉल्स पे मिले हैं, स्टैट्यूज पे मिले हैं, कॉपर प्लेट ताम्रपत्र पे मिले हैं और कॉइन्स पे मिले हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं बहुत सारे। कहाँ से मिले हैं जगह है, ठीक है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पे मिलते हैं। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन द हड़प्पन सील, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, क्या बातें लिखी गई थी, वो चीजें अभी तक हमें नहीं पता है। सभी को पता है दुनिया की नजर में हड़प्पा की जो भी राइटिंग है, जो भी लिखा गया है हड़प्पा की स्क्रिप्ट्स में, वो चीजें अभी तक हमें पता नहीं चल पाई हैं। दुनिया के सामने वो चीजें अभी तक नहीं आई हैं कि वहां पर लिखा कौन सी भाषा में गया है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो मैंने कुछ लिखा, ये देखो, अगर हड़प्पा में ये चीज लिखी गई है तो क्या लिखा क्या गया है ये चीज अभी तक नहीं पता है। मतलब यहाँ पे भाषा का आविष्कार हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा का आविष्कार हो गया, लेकिन उस भाषा में क्या लिखा गया है वो डेसिफर्ड नहीं है, दैट इज नॉन डेसिफर्ड। नॉन डेसिफर्ड मतलब जिस चीज को पढ़ा ना गया हो अभी तक। तो सिंधु घाटी की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन दुनिया में हड़प्पा है, ठीक है, और ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, नॉट येट बीन डेसिफर्ड, ठीक है। यहाँ नीचे देखो लिखा है नॉट येट बीन डेसिफर्ड, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में हमारे जनरेशन या हमारे बाद की जनरेशन जो आए वो और ज्यादा जीनियस है और वो चीज
मतलब वो पढ़ ले क्या लिखा गया, हम ना पढ़ पा रहे हो लेकिन हमारी फ्यूचर वाइज जनरेशन हो सकता है पढ़ ले कि क्या लिखा गया। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा। सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख हमें एशिया माइनर में मिलते हैं और इसको कहा जाता है बॉकजॉई अभिलेख, बॉकजॉई इंस्क्रिप्शन कहा जाता है नामक स्थान से 1400 बीसी पूर्व। इसकी खोज ह्यूगो विंकर ने किया था, 1907 में किया था। बॉकजॉई अभिलेख की लिपि कीलक या कीलाक्षर है। एक भाषा भारोपीय हिंद यूरोपीय भाषा है। इसकी जो भाषा लैंग्वेज है, जिस भाषा में लिखा गया है बॉकजॉई अभिलेख, इसको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से लिखा गया है बॉकजोकोई अभिलेख, बॉकजोकोई इंस्क्रिप्शन। बॉकजोकोई इंस्क्रिप्शन जो बेसिकली है वो हिंद और हिंद के साथ यूरोपीय भाषा में लिखी गई है। इसको कहते हैं इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज। किस भाषा में लिखा गया इसको? इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज में। इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज में बॉकजोकोई इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है। ठीक है, बॉकजोकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं जैसे किसका जिक्र है? बॉकजोकोई इंद्रलेख में अभिलेख में हमें वैदिक देवताओं में इंद्र का उल्लेख मिलता है, वरुण का उल्लेख मिलता है, मित्र का उल्लेख मिलता है और इसके अलावा नास्य का उल्लेख मिलता है। 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्य। ये 4 देवताओं का उल्लेख हमको मिलता है बॉकजोकोई इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, बॉकजोकोई इंस्क्रिप्शन कहां पर है? तुर्की के अंदर है, तुर्की ऊपर है। ठीक है, चलो यह हिटी और मितानी राजाओं के बीच संधिपत अभिलेख है जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये देवताओं के नाम इंद्र, वरुण, मित्र या नास्य ना लिखा गया हो, कुछ और नाम हो, लेकिन भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उनको इंद्र, वरुण, मत्स्य, नस्य माना जाता, मित्र, नस्य माना जाता हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। अब आता है कीकुली इंस्क्रिप्शन। कीकुली इंस्क्रिप्शन भी बॉकजोई के निकट तुर्की में लिखा गया है। ठीक है, ये भी बॉकजोई अभिलेख के निकट तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसको कहा जाता है कीकुली इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कीकुली इंस्क्रिप्शन, नाम ही अजीब है तो मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं मैं। ठीक है, एक बार आप देख लो ये हिंदी में दिया है यहाँ और ये नीचे इंग्लिश में लिया है। मिस्र में अल इमाराना, मिस्र में अल अपर्ना या अल इमारना नामक स्थान से, मारना है ई साइलेंट होगा, इल मारना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मौर्य टैबलेट्स मिली हैं जिनमें बेबीलोनिया का नाम पढ़ते हैं तो अलेक्जेंडर का नाम दिमाग में आता है। जो जीता वही सिकंदर का देश बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया नरेशों के नाम हैं अत्रमने, अर्जवीय, चंशदत्त, शर्तन आदि। ये नाम वैदिक से लगते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं जो 3 BC के आसपास के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश में, बस्ती हमारे बगल में पड़ता है, कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश से प्राप्त पिपरा कलश लेख और अजमेर राजस्थान से प्राप्त पडली अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है। ठीक है, तो अलग अलग लोग का मानना है कि अलग अलग जगहों पर इंस्क्रिप्शंस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो सबसे भारत में सबसे पुराना है। ठीक है,
इसके अपोजिट में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पुराना बस्ती में मिलता है, बस्ती के पिपरावा में मिलता है कलश लेख, और कुछ कहते हैं कि अजमेर में बडली अभिलेख अशोक से भी पहले का है। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर कोई एक फैक्ट दिया हुआ है तो फैक्ट का क्या है, कटाक्ष है। तो ये नीचे जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, कटाक्ष है, फैक्ट है। भारत में सबसे प्राचीन अशोक का है जो मोस्ट प्रोबेबली लोग मानते हैं, लेकिन इसका कटाक्ष है, इसका जस्ट अपोजिट बताया गया है कि अशोक का नहीं है, ये है। ठीक है, इतिहास में यही बात होती है ना कि कोई चीज कंफर्म नहीं होती कि वो चीज सही है। इतिहास में क्या होता है, कुछ सही गलत नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम सही क्या मानते हैं, सही वो मानते हैं जो बहुत सारे लोग सर्वसम्मति से जिस चीज के लिए कहते हैं कि ये चीज सही है। अगर 10 इतिहासकार हैं बैठे हैं, 10 इतिहासकारों में से 8 इतिहासकारों ने कहा दिया कि ये सही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज सही है, सर्वसम्मति हो गई है, सब वो चीजें सही है, और फिर उस चीज को क्या किया जाएगा, इतिहास में नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, इतिहास एक व्यक्ति के कोई अधिवेशन या एक व्यक्ति का कोई ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति ने कोई रिसर्च किया, उस रिसर्च के बेस पर कुछ हो जाएगा। इतिहास वो शब्द नहीं है। इतिहास का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक, आप गए, आपने रिसर्च कर दिया और आप क्या हो गए, आप सही हो गए, पूरी दुनिया उस चीज को मानने लगेगी, नहीं। इतिहास इस चीज का विषय नहीं है। इतिहास विषय है एनालिसिस का, इतिहास विषय है ग्रहण अध्ययन का, और ग्रहण अध्ययन के बाद उसमें से हम क्या करें, कुछ नया निचोड़ करके बाहर निकालें, कुछ नया निचोड़ करके क्या करें, बाहर निकालें। ये है विषय इतिहास, एक डीप एनालिसिस का, रिसर्च का विषय है। ठीक है, आपने जो बोला कोई जरूरी नहीं कि वो सही है, या मैंने जो बोला, मैं अगर इतिहासकार हूं, मैंने कुछ बोल दिया तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, नहीं, कोई और भी सही हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सब कोई सही है। ठीक है, एक चीज जान लो सुनो, इतिहास में कोई बहुत बुरा नहीं होता है और इतिहास में कोई बहुत अच्छा नहीं होता। इतिहास कहता है कि इतिहास सबको बैलेंस करके चलेगा। अगर हम औरंगजेब को बहुत बुरा बता रहे हैं तो ये कथन सही नहीं है, औरंगजेब बहुत बुरा नहीं था। या अगर हम अकबर को बहुत अच्छा बता रहे हैं तो अकबर भी बहुत अच्छा नहीं था। इतिहास विषय है बैलेंस का, एक बैलेंस अप्रोच के साथ हमको हर किसी के नीति को देखना है। कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बीच में, हर कोई बीच में है, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो कोई भी शासक हो, अशोक हो, कोई भी शासक हो, हर कोई बीच में है। सबको हमको एक बैलेंस अप्रोच के साथ बीच में रख के क्या करना है, खुद को बीच में रह करके देखना है, किसी को किस चश्मे से देखना है, उसका जो चश्मा आपका होना चाहिए ना, वो चश्मा आपका बैलेंस अप्रोच का होना चाहिए। कोई बहुत बुरा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना औरंगजेब बहुत बुरा है, अकबर बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कुछ भी है। ठीक है, भारत में सबसे पुरान ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, सबसे पुरानी भाषा ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपरावा नामक स्थान से मिला है। इसे बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्कर्ष करवाया था। शाक्यों ने, शाक जो थे वो शासक बाहर से आए थे, ठीक है, तो शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था बुद्ध की मृत्यु के बाद। सबसे पुराना बस्ती जिले में पाया गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, 5 सेंचुरी बीसी के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य के गोरखपुर अभिलेख में सोहगौड़ा मिलता है। सोहगौड़ा कहाँ पे है, कौड़ी राम के पास पड़ता है। जो लोग गोरखपुर से होंगे, कौड़ी राम गोरखपुर, ठीक है, अगर आप गोरखपुर से हैं तो कौड़ी राम जानते होंगे, कौड़ी राम में पड़ता है सोहगौड़ा, वहां से चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पुराना अभिलेख मिला है। ठीक है, ताम्रपत्र मिला, कॉपर प्लेट मिला है। बोगरा बांग्लादेश स्थित महास्थान से, बोगरा में महास्थान एक जगह है बांग्लादेश में, अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही शुरू की गई। जो अभिलेख की जो नियमित परंपरा है, मतलब अभिलेख लिखने की जो कला है, जो अभिलेख लिखने की नियमित परंपरा, नियमित परंपरा मतलब जो परंपरा मतलब क्या, जो चला आ रहा है, जिससे पहले लोग अभिलेख लिखते थे लेकिन कम लिखते थे, अनइवन फॉर्म में लिखते थे, बहुत लोग नहीं लिखते थे अभिलेख, लेकिन अशोक के काल से
लोग परमानेंट तौर से, जो भी शासक आए अशोक के बाद, वो परमानेंट तौर से अभिलेख लिखना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। यही लिखा गया है, ठीक है। अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही शुरू हो गई। भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक से मिले। भारत में सबसे अधिक जो इंस्क्रिप्शन है वो कहां से मिला है, कर्नाटक से मिला। अगर आपसे कोई पूछेगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया कहां से मिला है, तो वो मैसूर से मिला है, ठीक है। पेरिसपोलिस या नश्के रुस्तम, पेरिसपोलिस या नश्के रुस्तम फारसी शब्द है, नश्के रुस्तम। बेहुस्तान बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम या फिर डैरियस फर्स्ट, ईरानी सम्राट का नाम है डैरियस वन, ने क्या किया है, डैरियस वन ने सिंधु घाटी पर आधारित अधिकार किया था। और नक्शे रुस्तम अभिलेख को डीएनए इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डीएनए इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीबोस राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। साइंस वालों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। चलिए ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। डैरियस वन से प्रभावित होकर मौर्य सम्राट अशोक ने भी अभिलेख जारी करवाए हैं। अशोक के रायचूर कर्नाटक स्थित, रायचूर कर्नाटक में मस्की अभिलेख मिला है। डाटिया मध्य प्रदेश में मिला है। गुजरा में अभिलेख मिला है अशोक का। बेल्लारी में मिला है। निट्टूर में अशोक का अभिलेख मिला है। और इसके अलावा उदयगोलम में भी अशोक के अभिलेखों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख बहुत जगह पर पाए गए हैं भारत के अंदर, ठीक है। आप देखिए कितनी ज्यादा जगह अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। वैसे ये सब क्वेश्चन आपको पता होंगे पहले से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है कहां पर अशोक के अभिलेख पाए गए। चलिए अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्रह्मी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्रह्मी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। केवल पश्चिमोत्तर में अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खैबर पख्तूनिया पाकिस्तान स्थित शाहबाजगढ़ी मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिलता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो अशोक की लिपि है वो ब्रह्मी है, लेकिन अगर हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड में देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस साइड में, तो वहां पर हमको अशोक के अभिलेख जो है वो खरोष्टी भाषा में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे पूरे भारत में ब्रह्मी भाषा में ही लिखा गया अशोक के अभिलेख इंस्क्रिप्शन। पाकिस्तान स्थित तक्षशिला एवं अफगानिस्तान में लहगमान में अरेमिक लिपि, अफगानिस्तान स्थित कांधार के पास शहरे कोना ग्रीक तथा अरेमिक लिपि में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिला है, ठीक है। कुरनूल स्थित एरिगोडी अभिलेख इंस्क्रिप्शन खरोष्टी ब्रह्मी दोनों लिपियों में है। इसे बुस्टफेडॉन शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुस्टफेडॉन शैली। क्या होता है बुस्टफेडॉन शैली? जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं। यहां पर राइट से लेफ्ट की तरफ और फिर उसके बाद से राइट से लेफ्ट और फिर ऐसे लिखा जाता है। ये जिग-जैग मोशन में लिखा जाता है। इसी को कहते हैं बुस्टफेडॉन स्टाइल। क्या कहा जाता है इसी को? बुस्टफेडॉन स्टाइल। इसको कहा जाता है बुस्टफेडॉन स्टाइल, ठीक है। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, सीधा लेफ्ट से राइट लिखते हैं। मुस्लिम लोग कैसे लिखते हैं? मुस्लिम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, ठीक है। यहां पर कैसे लिखा गया है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट फिर लेफ्ट से राइट, ठीक है। मतलब ये जो भाषा है वो ऐसे लिखी गई है, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है। ये भाषा ऐसे है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ भाषा आई है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, ठीक है। ऐसे लिखा गया है, पहले राइट से लेफ्ट है, फिर लेफ्ट से राइट है। इसको कहते हैं जिग जैग मोशन, या इसी को कहते हैं बुस्टफेडॉन स्टाइल, ठीक है, शैली कहा जाता है। यह लेखन विधि क्रमश दाएं से बाएं लिखी जाती है। द राइटिंग स्टाइल रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये देखो, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है। खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरेमिक लिपि से विकसित हुई है। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो हुई है इवॉल्व, वो अरेमिक लिपि से हुआ है, जो कहां से मिलता है हमें? ईरान से मिलता है, ठीक है। चलो
अशोक के अभिलेखों का भाषा जो मेन जो भाषा भी अशोक की अभिलेखों की वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको अभिलेख को फाइंड आउट करने वाले थे सर जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने अशोक की प्राकृत भाषा की इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है। देखो नीचे लिखा भी गया है नाम। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज 1750 में जोसेफ टिफेथेलन ने किया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्रह्मी लिपि में पढ़ा था। इसके लिए ब्रह्मी और ग्रीक द्विभाषी अभिलेखों की मदद ली गई। नोट में लिखा गया है अशोक के अभिलेखों का विस्तृत विवरण मौर्य काल की इकाई में दिया गया है। अधिकांश मौर्य अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो मौर्य काल के अधिकतर अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। अब हम देखते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। विश्व संस्कृत में लिखा गया चंपू शैली का पहला अभिलेख है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, चंपू शैली का पहला अभिलेख कौन सा होता है? तो चंपू शैली का पहला अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख उज्जैन के शक महान शासक रुद्रदामन फर्स्ट या फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि 2वीं सदी ईसा पूर्व से लिखा गया था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। जैसा कि मैंने बोला, चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है, मैं बोल चुका हूं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जूनागढ़ लेख है। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इसका संपादन किया। इसकी तिथि शत संवत या शक संवत 72 से लेकर 150 एडी तक है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के करों 6 टाइप के टैक्सेस का उल्लेख स्वयंवर प्रथा यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर 6 प्रकार के टैक्स लिए गए। स्वयंवर प्रथा मतलब वर को चुनने की प्रथा होती है ना राजपूतों में, उसी को कहते हैं स्वयंवर प्रथा। विशिष्ट का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक टुगेदर द मेंशन ऑफ 6 टाइप ऑफ टैक्स इन द फर्स्ट रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ द स्वयंवर सिस्टम एंड विष्टि का भी उल्लेख मिलता है। विष्टि शब्द आपने बहुत बार सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, विष्टि क्या होता है, ठीक है। यहां तक चीजों को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्लास को एंड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के आज हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ा डिटेल में, ठीक है। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी लोग मैं देख पसंद है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा।